रोमन रेंस ने क्लैश इन इटली से पहले साफ कहा था जेकब को कि अगर तुम वहां हारे यू हैव टू फॉलो इन लाइन, तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। और आज की क्लैश इन इटली की एंडिंग भी कुछ ऐसी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, क्लैश इन इटली खत्म हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस ने एक तगड़ी जीत अर्जित की है, लेकिन उन्होंने जेकब को हराया कैसे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करने वाले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, जिन्होंने ओबा को जिस तरीके से फोड़ा है, अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि रियल बीस्ट इज बैक। लेकिन दोस्तों आज क्लैश इन इटली की जिस तरीके से शुरुआत हुई वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दरअसल दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि रोमन रेंस जो है वो एरिना में बैठे हुए, एम्प्टी एरिना में शो से पहले। देन जेकब फाटू एंट्री ले रहे हैं, देन सोल रुका बैक लिंच, जहां दोस्तों रिया रिप्ली को काफी अच्छा पॉप मिलता है, जेड कारगिल को बू, ओबा फेमी को दोस्तों बहुत ही तगड़ा पॉप, हर कोई चिल्ला रहा था ओबा। एंड दोस्तों फिर देखने को मिलती है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एरिना में एंट्री, जो कि अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और जनता पागल हो रही है। इटली की क्राउड की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि थ्रू आउट द शो दोस्तों इनकी एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हालांकि दोस्तों सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है वो थी गंथर की, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है, लेकिन कोडी को दोस्तों नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था। कोडी जैसे स्केलेटन मास्क के साथ मैंने देखा ना, मुझे साफ पता चल गया था कि कोडी आज नहीं हारने वाले, क्योंकि जब ये मास्क पहनता है ना कोडी, जो हारता नहीं है। मैच शुरू होता है और गाइस मैच की शुरुआत में यहाँ पावर बैटल होती है दोनों के बीच में, और जहां दोस्तों हमें मैच के शुरुआती क्षणों में पेडिग्री भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उस पर किक आउट कर देता है गंथर। देन मैच आगे बढ़ता है और गाइस फिर हमें एक पावर बॉम्ब देखने को मिलता है गुंथर की तरफ से, जिस पर कोडी किक आउट कर देता है। मैच आगे बढ़ता है जहां हमें चोक भी देखने को मिलता है कोडी को लगते हुए। कोडी रोप को पकड़ लेते हैं अपने टांगों से, जहां दोस्तों एंड किस तरीके से आता है, एंड इस तरीके से आता है कि कोडी जो कि ऑलरेडी क्रॉस रोड लगा चुके थे, दूसरे क्रॉस रोड के लिए जाते हैं, क्रॉस रोड लगता है। गंथर का दोस्तों पांव जो था वो रोप के नीचे था, लेकिन रेफरी ने वो देखा ही नहीं और गाइस पिनफॉल हो गई। इससे घटिया एंडिंग दोस्तों किसी मैच की नहीं की जा सकती थी। अगर डब्ल्यू वालों को इनका रीमैच करवाना था तो दूसरे तरीके भी थे, लेकिन गाइस इस तरीके से पहले ही मैच की एंडिंग, मुझे तो ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि क्राउड बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि कोडी की वहां अलग लेवल की आप कह सकते हैं स्टारडम है, तो यहां दोस्तों लोगों को अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहां एक बेटर एंडिंग दी जा सकती थी। वहीं गंथर ने भी दोस्तों मैच के बाद रेफरी को कहा कि उनका पैर रोप के नीचे है, कोडी को चैंपियन नहीं होना चाहिए, मैच कंटिन्यू रहना चाहिए। तो गाइस यहां ओवरऑल एक कंट्रोवर्शियल शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हम लोगों को जेड वर्सेस रिया रिप्ली दिखाया जाता है। वेल गाइस, इस मैच की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों रिया रिप्ली को नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था, जेड हिल थी ऑब्वियसली। मैच शुरू होता है जहां दोस्तों इनके बीच भी पावर बैटल शुरुआत में देखने को मिलती है, जहां जेड कारगिल रिया को बहुत गंदा पीटने लगती है। पूरे मैच के अंदर दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि जेड ने ज्यादा पीटा, जेड दोस्तों पिटती, रिया उठती, जहां दोस्तों एंड जैसे में रिया रिप्ली एक सुप्लेक्स जो है वो लगाती है टॉप रोप के ऊपर से, और वहां से पासे पलटने स्टार्ट होते हैं। अब दोस्तों रिया पीटने लग रही है और जैसे तैसे दोस्तों वो अपना फिनिशर भी लगा चुकी है, लेकिन वहां जो बी फैब है वो हेल्प कर देती है, रोप के ऊपर पांव रखती है, जो कि हल्का सा बॉच भी था। रेफरी देख लेता है, तो गाइज वो उन्हें वहां से जाने को कहता है। इन द मीन टाइम शार्लेट फ्लेयर ने बी फैब एंड मिशीन को टेक डाउन कर दिया, पीछे से क्रॉस बॉडी लगाया और दोनों की बहुत ही गंदी पिटाई उन्होंने आउटसाइड कर दी, जिस पर दोस्तों जेड कारगिल का हल्का सा ध्यान भटक गया। और गाइज वो क्या करती है कि रिया रिप्ली को वहां अपना फिनिशर लगा देती है, और गाइज इस पर जो किक आउट था वो आता नहीं है। दरअसल शार्लेट ने अब पैर रख दिया है दोस्तों अपनी फ्रेंड रिया रिप्ली का रोप के ऊपर, जिस पर जेड अब उन्हें कन्फ्रंट कर रही है, और गाइस इस गहमे गहमे में उन्हें रिपटाइड लग गया 1 2 3। रिया रिप्ली इस मैच में जीत गई है थैंक्स टू शार्लेट फ्लेयर। वेल सच्ची बात बताऊं, इस मैच की एंडिंग भी उतनी आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेड कारगिल हो चाहे गंथर हो, ये दोस्तों रीमैच मांगेंगे अपने ओपोनेंट से, और शायद से इसीलिए इन मैचेस के अंदर एक क्लीन फिनिश हम लोगों को शुरू में देखने को नहीं मिली। अब जो अगला मैच था गाइज, उसके अंदर हमें एक ऐसी फिनिश देखने को मिली है जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें ओबा फेमी को बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाया गया। एट द सेम टाइम मुझे अच्छा लगा कि लेसनर अब अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये मैच था दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड ओबा फेमी का, जिसे पहले हमें टेल ऑफ द टेप दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कैसे ओबा फेमी की हर चीज बड़ी है। जैसे कि दोस्तों उनकी हाइट, उनका वेट, गलत मत सोचिएगा। यहां दोस्तों लेसनर जो थे उम्र में भी ज्यादा थे ओबा के, और गाइस क्या ही एंट्री थी लेसनर की, हर कोई लेसनर का गाना गा रहा था। पहली बार मैंने देखा कि लेसनर का जो धुन है उस पर लोग वाइब कर रहे हैं,
और एट द सेम टाइम उसे गुनगुना भी रहे उस धुन को। अब गाइस ओवा की एंट्री होती है। ओवा के टाइम पर तो दोस्तों छप्पर फाड़ लोगों ने दोस्तों वहां शोर मचाया ओवा ओवा करके। मैच शुरू होता है। शुरुआत में दोस्तों पॉल हेमन अपनी ओजी जो रहती है इंट्रोडक्शन वो देते हैं लेसनर को, जो कि देखने में बहुत सुकूनदायक था। एक लंबे टाइम के बाद हमने पॉल हेमन को फिर से माइक पर ये चीज कहते हुए सुना है। एंड द असैसिन, द अनॉमली, द बीस्ट, ब्रॉक लेसनर। और ये चीज दोस्तों उन्होंने इटालियन भाषा में कही, वो चीज अलग थी। लेकिन दोस्तों ओवा को भी कम सपोर्ट नहीं था। ओवा दोस्तों शुरुआत में अपनी माला जैसे ही उतारने जाते हैं वैसे पीछे से लेसनर हमला कर देते हैं और गाइस सीधे F5 जड़ देते हैं पहला। देन दोस्तों लेसनर दूसरा F5 जड़ते हैं, फिर तीसरा, फिर लगता है कि चौथा लगेगा और पिनफॉल हो जाएगी। लेकिन गैस व्हाट, ओवा फेमी ने किक आउट कर दिया। अब गाइस लेसनर के चेहरे पर 12 बज चुके हैं। लेसनर समझ चुके हैं ये ऐसे नहीं हराया जाएगा। तो हेमन बाहर से उन्हें निर्देश देते हुए कहते हैं इसे किमोरा लॉक लगा है, जिसपे दोस्तों लेसनर जो है किमोरा लॉक को जाते हैं और किमोरा लॉक लगता भी है। लेकिन दोस्तों ओवा फेमी क्या करता है कि गाइस किमोरा लॉक समेत ही उठा देता है वहां लेसनर को। ऐसा मैंने सीना के केस में देखा था, लेकिन दोस्तों ओवा ने तो कुछ सेकंड्स में ही उठा दिया वहां लेसनर को और गाइस पटका। देन दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है फिर क्या करते हैं कि एक और F5 लगाते हैं और अब लगता है कि पिनफॉल हो जाएगी। 5th F5 था, लेकिन गाइस वहां ओवा ने किक आउट कर दिया लिटरली। मैं शॉक था इस चीज को देख के, लेकिन दोस्तों वहां मुझसे ज्यादा शॉक लेसनर थे। लेसनर अब दोस्तों क्या करते हैं कि ओवा को जैसे ही उठाते हैं, ओवा दोस्तों ने पीटने लगता है, एक चॉक स्लैम भी लगाता है, लेकिन वहां दोस्तों लेसनर भी हार मानने को रेडी नहीं थे। अब दोस्तों जो ओवा है वो लेसनर को बाहर फेंकता है और गाइस अब लेसनर क्या करते हैं, लेसनर दोस्तों वहां फिर से किमोरा लॉक के लिए जाते हैं। किमोरा लॉक तो दोस्तों ओवा ने वहां रिंग पोस्ट पे तोड़ दिया, लेकिन फिर दोस्तों लेसनर ने F5 कर दिया। 6th F5 जो है अनाउंसर टेबल के ऊपर आया, अनाउंसर टेबल टूट जाता है। सभी को लगता है कि अब जो किस्सा है ओवा का खत्म है। लेकिन गाइस क्या होता है वहां, सिर्फ 6 काउंट पर, 6-7 काउंट पर दोस्तों ओवा उठ जाता है और ऐसे नहीं उठता है, ऐसे उठता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। रिंग के अंदर चला जाता है और लेसनर की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्या हो गया। ओवा ने दोस्तों उन्हें कॉर्नर के ऊपर क्लोज लाइन किया और सभी को लगा कि अब ओवा फॉल फ्रॉम द ग्रेस लगाएंगे, पिन फॉल हो जाएगी। लेकिन एक काउंटर ओवा के कंधों पर से दोस्तों लेसनर ने कूद लगा दी। पावर बम की पोजीशन में जैसे गए ऊपर उठाया, लेसनर ने ऊपर से ही कूद लगा दिया और 7th F5 लगाकर दोस्तों मैच में जीत गए। जैसे ही दोस्तों 3 काउंट हुआ मैंने चैन की सांस ली। यहां दोस्तों लेसनर मैच को जीत जाते हैं और गाइज उसके बाद वो बाहर जाते हुए ये चीज भी कहते हैं 1+1 यू आर डन बिच। तो गाइज ये लाइन सुनते दोस्तों ओवा के एक्सप्रेशन देखने वाले थे और जो लेसनर बहुत ज्यादा खुश थे और इवन लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सबसे ध्यान देने वाली चीज है क्योंकि अब दोस्तों जैसे लेसनर ने कहा है कि रेशो 1-1 का हो चुका है, तो उनका तीसरा मैच जरूर आएगा। लेकिन अगर मैं इस मैच के ऊपर टिप्पणी करूं तो मुझे दोस्तों इस मैच की एक अच्छी चीज लगी, एक बुरी चीज लगी। अच्छी चीज है कि लेसनर दोस्तों अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ओजी लेसनर रहता था, फास्ट चीजें करता था, वैसे दोस्तों आज लेसनर लगे मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मतलब उन्होंने कोई शो ऑफ करने की कोशिश की या फिर वो फोकस नहीं थे, तो फुल फोकस है लेसनर। अब बुरी चीज ये लगी कि ओवा से बड़ा कौन। जी हाँ, ओवा जो कि इतने सादा F5 खाकर भी हराए नहीं गए, लगभग 6 F5 में उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। वो गाइज अब किसके द्वारा हराए जा सकते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में दोस्तों कुछ चंद सुपरस्टार्स ही आते हैं WWE के अंदर जो कि ओवा को हरा सकते हैं। एक तो रोमन हुए, सेथ जैसे तैसे टैक्टिक लगा के लेसनर ने हरा दिया, और कौन हरा पाएगा ओवा को, ये काफी बड़ा सवाल है। और बताया जा रहा है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो है वो अनाउंस हो चुका है, जिसके पहले चरण में जौन से मैचेस होने वाले हो आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। अब इसमें एक चीज देखिए कि जो ओवा वर्सेस पेंटा होने वाला है कितना प्रिडिक्टेबल है। ये मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी है दोस्तों WWE की, खासकर कि उन्होंने ओवा को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड आज दिखा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों ऑडियंस में ओवर पावर्ड सेंटिनो मरेला देखने को मिलते हैं, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है। मैंने कहा था वो आएंगे, लेकिन दोस्तों वो ऑडियंस में थे क्योंकि वो TNA के साथ में तो रेसल नहीं कर सकते, और उन्हें काफी अच्छा पॉप मिला। देन दोस्तों पॉप का सिलसिला कंटिन्यू था क्योंकि सोल रोका की एंट्री हो रही थी। वहां दोस्तों फिर बैकी आती है, बैकी को भी अच्छा खासा पॉप मिलता है। मैच शुरू होता है, IC टाइटल के लिए मैच था। मुझे लगा था एंड मोमेंट पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि कैंसिल नहीं हुआ। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में क्या देखने को मिलता है कि जो सोल है बहुत गंदी पिटाई करती है बैकी की। लगभग 10 मिनट तक तो उन्होंने बैकी को बहुत गंदा फोड़ा। देन बैकी कम बैक करती है और एक जगह पर मैन हैंडल स्लैम भी लगाती है। मैच थोड़ा सा स्लो था, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ सोल को तगड़ा सपोर्ट था। एंड में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। वहाँ दोस्तों आउट ऑफ नोवेयर हम लोगों को सोल स्नैचर वहाँ देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों
रिंग पोस्ट के पास लगता है अंदर, और गाइज यहाँ सोल रुका चैंपियन बन जाती है। ऑडियंस की तरफ से बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आया है, क्योंकि दोस्तों सोल रुका जो है वो कुछ ही महीनों में चैंपियन बन चुकी है, शायद से 1 महीना भी नहीं हुआ है उन्हें पूरा आए हुए, और गाइज वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुकी है। इवन बेकी जैसी स्टार को उन्होंने हरा दिया है, तो यहाँ रिएक्शन आना लाजमी था, और बहुत सारे पायरो फूटते हैं, और कुछ इस तरीके से दोस्तों ये समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग खत्म होता है। अब दोस्तों शुरू हो रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की जो हाइप है ना, नेक्स्ट लेवल थी। और सबसे पहले हम लोगों को वहां जेकब फाटू की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि काफी डिसेंट थी, स्टेज भी डिसेंट था, लेकिन रोमन रेंस को दोस्तों ये स्टेज ज्यादा सूट कर रहा था, क्योंकि अब रोमन की जो एंट्री है वो बिल्कुल एक किंग की तरह हो रही है, और लोग 200 ओटीसी चैंट कर रहे हैं। एंड गाइस सबसे खास चीज मुझे लगी इस मैच की इंट्रोडक्शन। इस मैच की इंट्रोडक्शन इस तरीके से होती है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन दोस्तों टाइटल को हवा में नहीं उठाया जाता रेफरी के द्वारा, बल्कि दोस्तों माला को उठाया जाता है। ट्राइबल कॉम्बैट एक ऐसा मैच है जिसमें टाइटल से बढ़कर जो माला रहती है, उदाफाला माला, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब गाइस मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत में दोस्तों इन दोनों की पावर बैटल होती है, जहां दोस्तों जो जेकब है उन पर कोई भी असर नहीं होता है रोमन रेंस की मार का, और रोमन रेंस भी कंफ्यूज। यहां दोस्तों जेकब उन्हें पीटते पीटते बाहर ले जाते हैं ऑडियंस में, लेकिन वहां दोस्तों पासे पलट जाते हैं। रोमन क्या करते हैं कि वहां जो स्टेयर रहती है उसके ऊपर बहुत गंदा मारते हैं जेकब फाटू को, और एक जगह पर उन्होंने एक आइस बॉक्स भी मारा उनके चेहरे के ऊपर, बर्फ सारी नीचे गिर गई। चूंकि ये ट्राइबल कॉम्बैट था, इसमें एनीथिंग गोज था। तो यहाँ दोस्तों आगे क्या देखने को मिलता है, ये दोनों लड़ते लड़ते रिंग साइड एरिया पर आ चुके हैं। रोमन ने नीचे से टेबल निकाला, लेकिन जेकब ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। देन दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जेकब फाटू जो है वो स्टील स्टैब लेकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन गाइज इंटरेस्टिंगली स्टील स्टैब का यूज किया हमारे रोमन रेंस ने, जो कि उठाकर बाहर फेंकते हैं जेकब फाटू के चेहरे के ऊपर, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल लगता है। यहाँ दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि जेकब फिर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ड्राई बाय लग जाता है। रोमन रेंस दोस्तों मैच पर पूरी पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन दोस्तों अब जो चीज देखने को मिलने वाली थी वो रोमन रेंस की जीत का आधार डालने वाली थी। होता ये कि गाइज अंदर जैसे हो जाते हैं जेकब फाटू दोस्तों उन्हें चोक कर देते हैं, वही दोस्तों जो उनका सबमिशन है टोंगन डेड ग्रिप वो लगा देते हैं, और गाइज रोमन जैसे तैसे उससे बचते हैं, लेकिन जेकब उन्हें उसी के साथ बाहर फेंक देते हैं। वो दोस्तों वहां सुसाइड डाइव को जाते हैं, लेकिन रोमन डक कर देते हैं। अब रोमन रेंस के दिमाग में आइडिया है। रोमन रेंस क्या करते हैं, जिसे टोंगन डेथ ग्रिप लगाता है जेकब, उसी हाथ को फोड़ना शुरू कर देते हैं एक टूल बॉक्स के द्वारा। टूल बॉक्स दोस्तों उन्होंने जेकब के हाथ को फंसाकर भी लगाया दोस्तों, और बहुत ही गंदा पीटा दोस्तों, इस तरीके से बेटा कि पूरा का पूरा हाथ उनका लाल हो गया। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस जेकब फाटू को एक स्पीयर बैरिकेड के ऊपर भी लगाते हैं, जिससे बैरिकेड टूट जाता है, लेकिन दोस्तों दूसरा स्पीयर जो कि उन्होंने रिंग में लगाया जेकब फाटू ने किक आउट कर दिया। मैच आगे बढ़ता है, और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलती है मैच की एंडिंग। मैच की एंडिंग किस तरीके से आती है कि अब जो रोमन है उन्होंने टेबल कॉर्नर पर बिछा दिया है, और गाइज जेकब फाटू जो है वो गाइज रोमन को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दोस्तों जेकब फाटू का हाथ इंजर्ड था तो उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब रोमन रेंस ट्रैश टॉक शुरू करते हैं, और गाइज एक ऐसा काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से आज हमारा ओल्ड रोमन रेंस लौटा। वो क्या करते हैं, रिंग पोस्ट को नंगा करना शुरू करते हैं। 3 रिंग पोस्ट उन्होंने नंगा किया। अब गाइज रोमन रेंस जो है वो जेकब फाटू का सर मारते इस रिंग पोस्ट के ऊपर, लेकिन जब OTC 1 स्पीयर को जाते तो उल्टा जेकब ने उन्हें स्पीयर लगा दिया, लेकिन रोमन रेंस ने 2 पर किक आउट कर दिया। अब देखने को मिलता है कि जेकब फाटू जो है मूनसॉल लगा चुका है, लेकिन रोमन रेंस ने जिस तरीके से इस मूनसॉल को तोड़ा, आई मस्ट से कि OG रोमन रेंस इज बैक। उन्होंने दोस्तों लो ब्लो करके उस मूनसॉल को तोड़ा। ऑब्वियसली ट्राइबल कॉम्बैट है तो यहाँ DQ तो होना नहीं था। देन हमें देखने को मिलता है कि रोमन खड़े होते हैं, और गाइज फिर क्या करते हैं कि अपने सुपरमैन पंच के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा दोस्तों उन्हें चोक कर देता है जेकब फाटू। एंड चूंकि मैंने बताया है कि उनका हाथ इंजर्ड था तो पूरी तरीके से नहीं लग पाता है, और फिर देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जो है वहां पड़े हुए टेबल के ऊपर जो कि उन्होंने कॉर्नर में बिछाया था एक स्पीयर लगाते हैं। देन दूसरा स्पीयर रोप पर से 1 2 and 3 रोमन रेंस मैच को जीत चुके हैं। टाइटल डिफेंड हो चुका है, उलाफाला डिफेंड हो चुकी है, और गाइज अभी भी OTC 1 हमारे अपने ट्राइबल चीफ है। बट देन आते हैं ऊसोस। अब ऊसोस का स्वैग अलग लेवल का है, और गाइज वहां वो भी कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे जेकब को। जेकब बेचारे काफी मासूम से लग रहे थे, लेकिन अब क्या कीजिएगा, क्योंकि अब तो आप नौकर है रोमन रेंस के। जेकब फाटू को दोस्तों लताड़ लगाते हुए ऊसोस बाहर निकलते हैं। इवन रोमन रेंस उन्हें मॉक करते हुए कहते हैं कॉल मी। अचानक से हम लोगों को वहां देखने को मिलता है सोलो सिका, जो कि MFT के साथ अपनी गैंग के साथ खड़ा हुआ था, जिस पर रोमन कहता है हे लुक, ये मेरी फैमिली है, लेकिन आई गॉट समथिंग फॉर देम टू। और उसके बाद दोस्तों जाने लगते हैं,
वो देखते हैं कि वहां जेकब किसी सोच में पड़ा हुआ है, तो जे को कहते हैं ओए इसको बुलाओ, जिस पर जे कहता है ओए क्या सुन रहा है, पीछे आ हमारे। तो गाइस वहां जेकब को उनके पीछे चलना पड़ता है। वो कहा था ना उन्होंने, रोमन ने, कि फॉल इन लाइन, तुम्हें हमें फॉलो करना होगा, हमारी सुननी होगी। वही चीज़ आज पहला ऑर्डर दे दिया रोमन रेंस ने, जेकब फाटू को फॉलो करना पड़ गया। जेकब फाटू फॉलो करते हुए उनके पीछे जाते हैं। देन वहां दोस्तों रैंप के ऊपर रोमन रेंस कैमरे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि पता चला कि कौन है अब हेड ऑफ द टेबल, पता चला ना कौन है नीडल मूवर, पता चला ना कौन है QB1, कौन है कैप्टन। तो गाइस यहां उन्होंने सीधे सीधे कोडी रोड्स के ऊपर शॉट लिया, सभी को पता था। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगा था कि क्लैश इन इटली के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। हुआ ये कि रोमन रेंस ने QB1 वाला कमेंट किया जैसे ही वो बैक स्टेज आते जीतने के बाद। गाइस जैसे ही दरवाजा उन्होंने खोला, उनके सामने था कोडी रोड्स। यस गाइस, कोडी रोड्स था, बिल्कुल जैकेट वैकेट पहन रखे, दोनों के बीच में फेस ऑफ होता है। लेकिन दोस्तों कोडी की आंखों में गुस्सा था, रोमन रेंस के आंखों में एटीट्यूड। यहां ये चीज डब्ल्यू वालों ने साफ कर दी है कि हम लोगों को जल्द कोडी वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कहां देखने को मिलेगा, तो आपको दोस्तों बता देता हूं कि जल्द हम लोगों को नाइट ऑफ द चैंपियंस देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों देखने को मिलेगा सऊदी से लाइव, जहां रोमन वर्सेस कोडी करवाया जाने वाला है। इस चीज के होने के दोस्तों अब 99% चांस है। और जो लोग सोच रहे थे कि ये किसी रेसलमेनिया में होगा, शायद उससे पहले ही हम लोगों को इसी साल ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसमें कौन जीतेगा, ये आपसे काफी बड़ा सवाल है। डू लेट मी नो। और आज दूसरी वीडियो आएगी, उसका भी इंतजार कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।